हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कल हमने जो टॉपिक छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं हमने कल डिस्कस कर चुके हैं। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो देखते हैं हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। पहला अंतर की परिभाषा ही है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं उन कणों की व्यवस्था जो होती है वो एक निश्चित व्यवस्था में होती है या एक निश्चित क्रम में अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। मैंने कल आपको बताया था ए प्रकार का, फिर बी प्रकार का, फिर ए प्रकार का, फिर बी प्रकार का। इस तरह से क्या होते हैं अवयवी कण बिल्कुल निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं और उनकी जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, लंबी परासी होती है। मतलब कहीं से भी हम ठोस में देखेंगे तो सभी जगह अवयवी कण कैसे दिखेंगे, हमें एक समान दिखेंगे। आगे देखते हैं हम कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इन अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर जो अवयवी कण होते हैं उनके कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। मतलब उनकी जो व्यवस्था होती है वो बिल्कुल अलग क्रम में होती है। देखेंगे आप कि यहाँ पर अगर मान लो कि अवयवी कणों की व्यवस्था थोड़ी बहुत निश्चित भी पाएगी तो कौन सी प्रांत में पाएगी, छोटी प्रांत में। कुछ दूरी तक ही क्या होंगे अवयवी कण व्यवस्थित होंगे, उसके बाद उनकी व्यवस्था पुनः बिगड़ जाएगी। जैसे हमने कल हमने बताया था ए बी ए आया था, फिर उसके बाद वापस ए फिर उसके बाद बी बी वाले अवयवी कण पाए गए थे। मतलब अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं थी। तो मोस्टली अंतर क्या रह जाएगा, केवल क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है, लंबी परास में होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वो निश्चित नहीं होती है, या होती है तो कम परास में, छोटी परास में होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा अंतर लेते हैं हम गलनांक। गलनांक का मतलब होता है कि वह ताप जिस पर क्या होता है कोई भी ठोस पिघलना स्टार्ट कर दे। तो ध्यान देना, तो जब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो जब क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करते हैं तो एक निश्चित ताप पर क्या होता है, ये पूरी तरह से ठोस से किस बदल जाता है, द्रव। मतलब इनका जो गलनांक होता है वो एक निश्चित होता है, फिक्स टेम्परेचर पर होता है। जैसे अगर हम किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करते हैं तो उसको जैसे हम धीरे धीरे गर्म करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस फिर 80 डिग्री सेल्सियस गर्म किया, जैसे हम काम पहुंचे 90 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो 90 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही पूरा का पूरा ठोस किस बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। तो मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री सेल्सियस उस क्रिस्टलीय ठोस के लिए गलनांक हो गया, तो फिक्स टेम्परेचर है। लेकिन हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक विशेष बात याद रखनी है हमें, क्या कि जब हम अक्रिस्टलीय ठोस को जब गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, तो उसको जैसे जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे देखा पहले हमने 60 डिग्री सेल्सियस किया, फिर उसके बाद जैसे हमने 70 डिग्री सेल्सियस किया, तो वो जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो पहले मुलायम होना स्टार्ट होता है, फिर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो मुलायम होकर पूरा का पूरा, जैसे हम पहुंचते हैं कहां पर, 80 डिग्री सेल्सियस, पूरा का पूरा किस में जाता है, वो द्रव में। तो 70 डिग्री सेल्सियस में मुलायम हुआ, फिर 80 डिग्री सेल्सियस में क्या हो गया, वो 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, पूरे पूरे द्रव में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसका जो गलनांक है वो एक फिक्स टेम्परेचर पर नहीं आया है, 70 से लेकर 80 के बीच में आया, मतलब एक रेंज में आया है। तो कहने का मतलब है कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके जो गलनांक होते हैं वो निश्चित ताप नहीं होते हैं, बल्कि एक परास में होते हैं। अगला अंतर की बात करते हैं तो शीतलन वक्र। शीतलन वक्र का मतलब क्या होता है कि भाई ठंडा करने पर समय के साथ साथ उसके ताप में क्या कमी आई, ये हमें नोट करना है। तो उस वक्र को हम क्या कहते हैं, शीतलन वक्र। ताप और समय दोनों के बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो उस वक्र को क्या बोल देंगे हम, शीतलन वक्र। लेकिन कब, जबकि किसी ठोस के द्रव को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं। जैसे देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस के लिए जब हम शीतलन वक्र खींचते हैं तो जैसे जैसे हम क्रिस्टलीय ठोस के द्रव को ठंडा करते हैं तो पहले इसके ताप में क्या आती है, कमी आती है। तो देखो यहाँ पर क्या होती है, कमी होती है। फिर उसके बाद इसका ताप कैसा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। दिख रहा है आपको यहाँ पर एक स्थिर लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है, तो कभी आती है फिर स्ट्रेट हो गई, तो स्थिर लाइन आई, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ताप स्थिर हो चुका है। ताप स्थिर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो ताप में कमी आई, फिर ताप स्थिर हो गया, फिर इसके ताप में फिर कमी थी, तो इसके ताप में फिर से क्या होगी, कमी होगी। तो कहने का मतलब है, ध्यान देना, जैसे जैसे हमने इसको ठंडा किया है तो इस बिंदु पर आकर ये जमना स्टार्ट होता है और इस बी बिंदु पर जाते जाते क्या होता है, पूरी तरह से जम जाता है। तो मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो शीतलन वक्र है वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त ना होकर टुकड़ों में प्राप्त होता है। मतलब इसका शीतलन वक्र कैसा होता है, असतत होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों को जब हम ठंडा करते हैं, उसके
द्रव को जब ठंडा करते हैं तो इसमें कुछ ऐसी विशेषता दिखाई नहीं देती है, इसके ताप में कंटिन्यूसली समय के साथ साथ क्या आती जाती है, कमी आती है। तो कहने का मतलब इसमें कहीं भी इसी कोई स्ट्रेट लाइन में पॉइंट प्राप्त नहीं हुआ, एक सीधी रेखा पर बनती जा रही है, इसके ताप में क्या हो रही है, कंटिन्यू कमी होती जा रही है, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं आया है। तो मतलब इसका जो शीतलन वक्र प्राप्त होगा कैसा होगा, वो कंटिन्यूसली मतलब सतत प्राप्त होगा। लास्ट अगर की बात करते हैं तो भाई क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, उस क्रिस्टलीय ठोस की जो विशेषता होती है देशिकता पर डिपेंड होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस की देशिकता पर डिपेंड है। तो लास्ट जो अंतर है वो है वेरी इंपॉर्टेंट, देशिकता। क्रिस्टलीय ठोसों की जो देशिकता होती है वो विषम देशिकता होती है, और अक्रिस्टलीय ठोसों की देशिकता कैसी होती है, समदेशिकता होती है। और यही वर्ड्स हमारे बहुत आगे काम आने वाले हैं कि भाई समदेशिकता क्या है और विषम देशिकता क्या है, इसका मतलब हमें समझना है। आपको बस ये याद रखना है अभी हाल फिलहाल अनुभवों के अंदर कि भाई क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या पाई जाती है, विषम देशिकता, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या पाई जाती है, समदेशिकता पाई जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं विशेष बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है विषम देशिकता और समदेशिकता। विषम देशिकता पाई जाती है क्रिस्टलीय ठोसों में और समदेशिकता पाई जाती है अक्रिस्टलीय ठोसों में। विषम देशिकता क्या होती है, सुने ध्यान देना डेफिनेशन। ऐसे गुण या फिर क्रिस्टलीय ठोसों में अलग अलग दिशाओं में इसके जो विशेष गुण होते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक आदि, चुंबकत्व वगैरह, ये सब क्या होंगे, अलग अलग दिशाओं में इसके गुण कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। और इसी प्रकार की विशेषता को हम क्या कहते हैं, विषम देशिकता कहते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में जब हम अलग अलग दिशाओं में चलते हैं तो सभी दिशाओं में, कोई सी भी दिशा में जाए हम, सभी दिशाओं में जो विषम देशिकता के ये वाले गुण हैं, अपवर्तनांक, चुंबकत्व वगैरह, ये सब कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। अब ये क्या होगा, ध्यान दें, विषम देशिकता की डेफिनेशन में क्या रहा हमारे कि क्रिस्टलीय ठोसों के जो गुण होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं। इसी विशेषता को क्या कहते हैं, हम विषम देशिकता कहते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर जो गुण होते हैं ये वाले अपवर्तनांक, चुंबकत्व वगैरह, ये सभी दिशाओं में कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। और इसी विशेषता को हम क्या कहते हैं, समदेशिकता। समदेशिकता मतलब समान दिशा में सारे गुण कैसे हो, एक जैसे, सभी दिशाओं में गुण कैसे हो, एक समान हो। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो विषम देशिकता को हम डिटेल में समझेंगे, तो ध्यान देना। अगर आप देखें तो क्रिस्टलीय ठोस की मैंने संरचना बना रखी है, ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए, अलग अलग प्रकार के नहीं, दो प्रकार के जो अवयवी कण है वो कैसे हैं, एक क्रम में पाए जाने के लिए, ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए, ऐसे नीचे लिखेंगे आप ए बी ए। इस तरीके से क्या है, यहाँ पर अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। तो जब हम इसमें ए बी दिशा में जाते हैं या एक्सरे विवर्तन के थ्रू जब हम ए बी दिशा में देखते हैं तो यहाँ पर ए कण बी कण ए कण, बी कण ए कण ए कण, तो मतलब क्या है, दोनों कणों की विशेषताएं यहाँ पर इस दिशा में हमें शो होगी, प्रदर्शित होगी। जबकि अगर हम इस दिशा में देखें तो देखो यहाँ पर एरो के ऊपर केवल ए टाइप के ही कण पाए जाए, तो मतलब इस दिशा में जो गुण होंगे वो किसके प्रदर्शित होंगे, केवल कण ए के। जबकि इस दिशा में देखें हम ए बी दिशा में तो ए और बी और ए, मतलब दोनों प्रकार के अवयवी कणों के गुण प्रदर्शित होंगे। जबकि एक्स वाई दिशा में देखेंगे हम तो इस एक प्रकार के अवयवी कण की विशेषता हमें प्रदर्शित होगी। तो मतलब दोनों ही दिशा में या फिर अलग अलग दिशा में इनके गुण कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। और इसी प्रकार की विशेषता को हम क्या कहते हैं, विषम देशिकता कहते हैं। विषम देशिकता को इंग्लिश में कहते हैं एनआइसोट्रोपिक। जबकि हम क्रिस्टलीय ठोस में देखते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कणों की व्यवस्था है वो निश्चित होती नहीं, डेफिनेशन पढ़ी हमने भी, तो निश्चित व्यवस्था नहीं है। देखो आप क्रम देख रहे हैं, यहाँ पर ए के साथ बी है, बी के साथ ए है, बिल्कुल कोई क्रम नहीं है, यादृच्छिक पड़े हुए हैं सारे अवयवी कण। अब हम किसी भी दिशा में जाए तो ऐसा लगता है कि ए बी इधर भी है और ए बी इधर भी है, तो सारी दिशाओं में इसके गुण कैसे होंगे, एक समान होंगे। इसको हम एक अच्छे एग्जाम्पल से इजीली समझ सकते हैं। जैसे हम किसी शादी में जाते हैं तो मान लो कि शादी में वेल अरेंजमेंट रहता है, भाई एक लाइन होती है लेडीज की, एक होती है जेंट्स की और एक होती है बच्चों की। तो हम लेडीज की लाइन देखेंगे तो हमें लेडीज दिखेगी, जब जेंट्स की लाइन देखेंगे तो जेंट्स दिखेंगे, जब बच्चों की लाइन देखेंगे तो बच्चे दिखेंगे। तो वहां पर क्या है, सभी अलग अलग रूम में है, मतलब उनके जो व्यवस्था है वो अलग अलग है, बिल्कुल व्यवस्थित है। उसके अंदर लेडीज जेंट्स बच्चे, तो हम हर दिशा में देखेंगे तो अलग अलग गुण ही दिखेंगे। जबकि एक शादी के अरेंजमेंट ऐसा नहीं होकर
बिल्कुल सब एक साथ मिक्सअप है, बच्चे भी लेडीज भी, बच्चे भी लेडीज भी। तो अगर हम सभी दिशाओं में देखेंगे, इधर भी देखेंगे तो हमें बच्चे लेडीज इधर भी दिखेंगे, बच्चे लेडीज इधर दिखेंगे, बच्चे लेडीज इधर दिखेंगे। तो सभी तरफ हमें क्या दिखेंगे भाई कि एक समान दिख रहे हैं कि भाई एक जैसे सब जगह खड़े हुए हैं, इस तरह से दिखेंगे। तो मतलब क्या है, यहाँ पर सभी दिशाओं में गुण अलग अलग और यहाँ पर सभी दिशाओं में गुण कैसे हुई, एक समान है। तो इस प्रकार ये समदेशिकता और विषमदेशिकता को हम डिटेल में समझते हैं। इसका कारण भी देखते हैं आप। विषमदेशिकता का जो कारण होता है वो है कि भाई क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर जो अवयवीकरण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में होने के कारण इसकी जो विशेषता पाई जाती है, देशिकता वाली कौन सी होती है, विषमदेशिकता। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर जो अवयवीकरण है वो निश्चित व्यवस्था में नहीं है, निश्चित क्रम में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कौन सी विशेषता पाई जाती है, समदेशिकता पाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं भाई क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल क्या है, हीरा, क्वार्ट्ज आदि। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के प्लास्टिक, कांच, रबर, बहुत सारे एग्जाम्पल से। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अंतर भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सब हमें याद रखना है। जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ऐसी ठोस जिनके अंदर अवयवीकरणों की जो व्यवस्था होती है वो लंबी परास में होती है या निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं अवयवीकरण, क्या कहलाते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, जिसमें अवयवीकरण क्या होते हैं, निश्चित व्यवस्था में या क्रम में नहीं होते। अगर क्रम व्यवस्था पाई भी गई तो छोटी परास में पाई जाए। जबकि हम वापस दूसरा अंतर करते हैं डेफिनेशन के बाद, तो वो था गलनांक का। जो अपना क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके जो गलनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होते हैं। निश्चित का मतलब ये था कि एक फिक्स टेम्परेचर पे ये पूरा का पूरा ठोस किस बदल जाता है, द्रव में। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो एक निश्चित तापमान द्रव में नहीं बदलकर एक पूरी रेंज होती है कि जिसमें बताया कि 70 से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक मान सकते हैं आप एग्जांपल के तौर पर उसको कि भाई 70 से पिघलना स्टार्ट हुआ और 80 पर जाकर ये पूरी तरह से हो गया, पिघल गया। तो एक रेंज में प्राप्त होता है किसका गलनांक, अक्रिस्टलीय ठोस या फिर एक परास में प्राप्त होता है। अगला अंतर हमने बताया था शीतलन वक्र वाला, मतलब जब इसके द्रव को ठंडा करेंगे तो इसके टेम्परेचर में समय के साथ साथ क्या परिवर्तन होगा, इस वक्र को हम शीतलन वक्र कहते हैं। तो हमने देखा था कि भाई क्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र था वो असतत था, मतलब पहले ताप में कमी आई, ताप स्थिर हुआ, फिर वापस ताप में क्या कमी आई थी। क्यों हुआ था ऐसा, मैं आपको बताया था। भाई ताप में कमी फिर स्थिर क्यों हुआ, क्योंकि यह एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक लग जाता है, जमना स्टार्ट कर देता है, और जब जैसे दूसरे बिंदु पर जम जाता है तो फिर इसके ताप में वापस खुद क्या जाती है, कमी आती है। तो मतलब इसका जो शीतलन वक्र होता है क्रिस्टलीय ठोसों का वो कैसा होता है, असतत। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र की बात करें तो जैसे जैसे उसके ताप में कमी करते हैं तो उसके ताप में कंटिन्यूसली कमी आती जाती है, और उसमें कोई भी ऐसा बिंदु नहीं आता है जहां पर उसका ताप स्थिर हो। मतलब कैसा वक्र प्राप्त होता है, इसका हमें सतत वक्र प्राप्त होता है। अगली और विशेष अंतर हमने आपको बताया कि भाई देशिकता में अंतर क्या है। क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदेशिकता पाई जाती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या पाई जाती है, समदेशिकता पाई जाती है। समदेशिकता विषमदेशिकता क्या होती है इसका हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन, ये बता देते हैं वापस। विषमदेशिकता क्या होती है कि भाई ऐसे ठोस या क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अलग अलग दिशाओं में इनके जो गुण होते हैं, अपवर्तनांक, चुंबकत्व वगैरह, ये सब कैसे होते हैं, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं। इस विशेषता को हम क्या कहते हैं, विषमदेशिकता। जबकि जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है उसके अंदर जब हम किसी भी दिशा में जाते हैं, एक्स वाई में जाए, जेड में जाए, कोई सी भी दिशा में जाए, तो उन सभी दिशाओं में उसके जो सारे गुण होते हैं, अपवर्तनांक, चुंबकत्व वगैरह, ये सब कैसे होते हैं, एक समान होते हैं प्रत्येक बिंदु में या प्रत्येक दिशा में। तो इस विशेषता को हम क्या कहते हैं, समदेशिकता कहते हैं। क्यों पाई जाती है विषमदेशिकता इसके अंदर, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर जो अवयवीकरण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। जिसमें आपको बताया अगर हम एक्स रे विवर्तन से देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के अंदर, तो जैसे हम एक भी दिशा में जाएंगे तो यहाँ पर देखो एक प्रकार का, फिर बी प्रकार का, फिर एक प्रकार का, अलग अलग प्रकार के क्या है यहाँ पर कण आ रहे हैं, तो इनके गुण भी अलग होंगे। इसका अलग गुण होगा, इस वाले का कण का अलग गुण होगा, इस वाले कण का गुण इसके समान। तो देखो यहाँ पर इस दिशा में गुण अलग आए। अगर हम एक्स वाई दिशा में देखते हैं तो यहाँ पर देखो एक जैसे अवयवीकरण ऊपर आ रहे हैं तो इन सभी के गुण एक जैसे दिखेंगे, तो यहाँ पर अलग अलग गुण नहीं दिखेंगे। तो अगर अपन दोनों दिशाओं की बात करें तो दोनों दिशाओं में जो गुण प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे प्राप्त हो रहे हैं, अलग अलग प्राप्त हो रही है, विशेषताएं कैसे प्राप्त हो रही है, अलग अलग। इसलिए इसको क्या बोला हमने, विषमदेशिकता। समदेशिकता मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया, शादी में जैसे बच्चे वगैरह सब इकट्ठे हुए हैं तो हम क्या देखेंगे, सभी तरफ देखेंगे तो वहां बच्चे उधर भी है, लेडीज उधर भी है, जेंट्स उधर भी है, बच्चे उधर भी है, लेडीज उधर भी है, तो सभी तरफ
सारी दिशाओं में गुण कैसे होंगे भाई? एक जैसे होंगे। तो देखो यहाँ पर अवयवी गुणों की व्यवस्था निश्चित नहीं है, कोई सी दिशा में चल जाओगे सब जगह ए बी वाले गुण पाए जा रहे हैं, तो सभी दिशाओं में इसके गुण कैसे दिखेंगे? हमें एक समान दिखेंगे। यही क्या है? इसकी समनिश्चितता का कारण है। इधर देखेंगे आप, तो इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हीरा, क्वार्ट्ज आदि होते हैं। इसका अक्रिस्टलीय ठोसों का जो एग्जाम्पल्स होते हैं प्लास्टिक, रबर होता है, कांच होता है। अब एक बात को बता दूं, कल मैंने आपको डेफिनेशन के साथ बताया था कि क्रिस्टलीय ठोसों को हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? वास्तविक ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोसों को हम क्या कहते हैं? छद्म या फिर आभासी, या फिर हम इसको अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। अतिशीतित द्रव। और ये क्वेश्चन बना हुआ है क्या कि भाई अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? यहां से दूसरे प्रकार से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि भाई पुरानी इमारतों के जो कांच होते हैं वो ऊपर थोड़े पतले होते हैं और उनका तल क्या होता है? थोड़ा मोटा होता है। क्यों? दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए। इसका आंसर यहां से आएगा, तो ध्यान देना कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके अंदर अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है और इनके अंदर जो कणों की व्यवस्था होती है वो लगभग द्रव के समान होती है। तो इसलिए इनके अंदर द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है। इनके अंदर अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर और द्रव के समान बहने के गुण के कारण ही इनको क्या कहा जाता है? अतिशीतित द्रव। और यही आंसर किसका बनेगा? कांच की खिड़कियों का। पुरानी इमारतों में कांच की खिड़कियों में जो कांच होते हैं ऊपर थोड़े पतले होते हैं, नीचे से क्या होते हैं? पूरे थोड़े मोटे होते हैं। क्यों होते हैं? इसका कारण भी यही से आएगा। क्यों? क्योंकि जो अक्रिस्टलीय ठोस है, जो कांच है वो कैसा होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। और उनके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? बहने का, द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है। और वो बहते बहते कहाँ आ जाएंगे? नीचे की तरफ हो जाएंगे, नीचे की तरफ हो जाएगा, वो इकट्ठे होते जाएंगे, उसके होता जाएगा, तब मोटा होता जाएगा। लेकिन ये इतना जल्दी नहीं होता है, बहुत समय लगता है। इसलिए पुरानी इमारतों में देखा जाता है। नई इमारतें या फिर अभी बने हुए घरों में इतनी जल्दी नहीं दिखेगा। अब अगला टॉपिक लेते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, या फिर दूसरे टॉपिक दूसरे नाम से कह सकता है कि अंतरा आणविक बलों के आधार पर ठोसों के प्रकार। इससे पहले मैंने ठोसों के प्रकार को डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था वहां पर वो था अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर दो प्रकार के बताए थे आपको, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, जिसमें हमने अंतर भी पढ़ा, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, मतलब जो अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय पढ़ेंगे तो क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार भी कह सकते हैं इनको, और दूसरे नाम से भी आ सकता है, कुछ बुक में लिखा हुआ है अंतरा आणविक बलों के आधार पर ठोसों के प्रकार। अब बात करते हैं कि भाई कितने प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस हो सकते हैं। तो हो सकते हैं वो आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक या फिर नेटवर्क ठोस। तो कहने का मतलब है कि क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के हो सकते हैं, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक। आणविक को इसमें मोलिकुलर सॉलिड भी बोलते हैं, आयनिक को आयनिक सॉलिड बोलते हैं, धात्विक को मेटलिक सॉलिड बोलते हैं और सहसंयोजक को कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वन बाय वन सभी की बात करते हैं, फिर कंपैरेटिव भी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आणविक ठोस होते क्या है, कि ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण जो होते हैं वो अणु या फिर क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं, और इन अणु और परमाणुओं के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है वो आणविक बल हो सकता है। और आणविक बल हमने 11th क्लास में पढ़े हैं, याद हो आपको तो, वान वाल बल, द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव प्रेरित आकर्षण बल, लंदन बल, ये सब बल पड़े हैं। ये सब क्या है? आपके आणविक बल ही है, आणविक आकर्षण बल ही है। तो यहाँ पर जो आणविक बल होते हैं या बल होते हैं वो कौन सा प्रकार का होता है? वान डेर वाल, मतलब बहुत दुर्बल प्रकार का आकर्षण होता है। आयनिक के अंदर अगर हम देखते हैं तो आयनिक ठोस की बात करते हैं तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण जो होते हैं कैसे होते हैं? आयंस होते हैं। आयन जानते हैं हम, धनायन या फिर ऋणायन। तो आयन होते हैं और इन आयनों के मध्य कौन से आकर्षण बल होते हैं भाई? आयनिक आकर्षण बल होते हैं। आयनिक को हम अगर और डीप में जाते हैं तो इसको स्थिर विद्युत आकर्षण बल भी कह सकते हैं। तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण आयन हो तथा उनके मध्य जो
आयनिक आकर्षण बल पाया जाए, साथ ही साथ कह सकते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाए, वो ठोस क्या कहलाते हैं, हमारे आयनिक ठोस कहलाते हैं। धात्विक ठोस की डेफिनेशन भी देख लेते हैं साथ ही साथ कि ऐसे ठोस जिसमें कर्नेल क्या है, इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मध्य धसे होते हैं और उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है, और कौन सा बंध होता है, वो धात्विक बंध से क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। धातु धनायन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, तो ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं, हमारे धात्विक ठोस कहलाते हैं। सहसंयोजक ठोस की बात कर लेते हैं, तो सहसंयोजक ठोस होते हैं ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, वही परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो कौन सा होता है, वही सहसंयोजक वाला होता है। ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं, हम सहसंयोजक। ये तो डेफिनेशन वाली बात है। अणु यहाँ पर अंतर वाली बात करते हैं तो ध्यान देना, आणविक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, अणु या फिर परमाणु, जबकि आयनिक ठोस के अंदर क्या पाए जाते हैं, आयन, धनायन जुड़ सकते हैं और ऋणायन जुड़ सकते हैं। धात्विक ठोस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर अवयवी कण क्या होते हैं, कर्नेल। अगर आपने 11th क्लास को ढंग से पढ़ा हो तो वहां पर ये वर्ड आ चुका है, कर्नेल या फिर धातु धनायन। कर्नेल का मतलब क्या होता है, इधर ध्यान देना, किसी भी धातु परमाणु में नाभिक और आंतरिक कोश, बाह्य कोश को छोड़ देंगे, बाह्य कोश को छोड़ देंगे, बाह्य कोश को छोड़कर आंतरिक कोश, आंतरिक कोश प्लस नाभिक, दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, कर्नेल कहा जाता है। या बहुत इजी वे में हम इसको समझाना चाहें तो भाई किसी भी धातु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसका बाह्य कोश खत्म हो जाए, तो उसके बाद जो बचा हुआ धनायन है या फिर जो बचा हुआ है परमाणु, वही क्या कहलाता है, हमारा कर्नेल कहलाता है। और कर्नेल जो होते हैं वो धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है उसके अंदर क्या होते हैं, वो धसे हुए होते हैं बीचों बीच। जैसे आप देखें, अगर हम लोहे का टुकड़ा देखें तो यहाँ पर सभी जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन 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 है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर क्या होगा, Fe+2 Fe+2 ऐसे ऐसे क्या पाए जाएंगे, यहाँ पर धातु धनायन पाए जाएंगे, कर्नेल जैसे होंगे इसके अंदर। तो कर्नेल का मतलब क्या हो गया है कि भाई नाभिक और आंतरिक कोश को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, कर्नेल कहा जाता है। बाह्यतम कोश को छोड़ देंगे तो उसको क्या कहते हैं, हम कर्नेल कहते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अवयवी कण क्या होते हैं, कर्नेल में। सहसंयोजक कोश बहुत इजी, परमाणु सबसे छोटी कहेंगे, तो यहाँ पर जो आपके सहसंयोजक कोश के अंदर अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। अब बात करते हैं भाई अंतरों के अकॉर्डिंग, अगर अंतर देखें तो आकर्षण बल, आणविक ठोसों के अंदर जो आकर्षण बल होता है वो वांडर वाल आकर्षण बल, मैंने आपको बोला बताया है। आणविक बंध पाए जाते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, पाई द्विध्रुव आकर्षण बल हो सकता है, कौन सी भी आकर्षण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा पाया जा रहा है, वांडर वाल बल पाया जाता है। आयनिक ठोसों के अंदर जो आयनों के मध्य बल पाया जाएगा, आकर्षण बल, वो कौन सा होगा, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आयनिक बल। धात्विक ठोसों के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई कर्नेल मुक्त इलेक्ट्रॉन के अंदर धसे होते हैं तो उनमें आकर्षण रहता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और आपके धातु आयन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उनमें आकर्षण रहेगा, एक विशेष प्रकार का बंध रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, हम धात्विक बंध करेंगे। ये भी हम 11th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, रासायनिक बंध के अंदर। अभी बात करते हैं सहसंयोजक ठोस जो है उनके अंदर जो आकर्षण बल या फिर उनके अंदर जो बंध पाया जाता है परमाणुओं के मध्य या अवयवी कणों के मध्य, वो कौन सा होता है, सहसंयोजक या कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगले अंतर की बात करते हैं तो हम अगला अंतर लेते हैं चालकता में। कि आणविक ठोस जो होते हैं वो बहुत ही पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है इनके अंदर, मतलब ये दुर्बल चालक होते हैं, बहुत जैसे अर्धचालक इसको बोल सकते हैं। अर्धचालक से नीचे बनते हैं आपके, जैसे आपके सिलिकॉन वगैरह जो है वगैरह इसमें आएंगे आपके। तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि जो हमारा आणविक ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, दुर्बल चालक होते हैं, इतने अच्छे चालक नहीं होते हैं। आयनिक ठोसों की भी हमें ये पॉइंट याद रखना है, ये हमने 11th क्लास में भी डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस करेंगे। आपको बता देता हूं कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में तो कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में कैसे होते हैं, वो सुचालक या फिर चालक होते हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको 11th क्लास में बता चुका हूं, ध्यान देना।
जब ठोस अवस्था में होते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, आयन आपस में जुड़े हुए होते हैं, धनायन और ऋणायन जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको किसी विलायक में घोलते हैं तो उसके धनायन और ऋणायन मुक्त हो जाते हैं और गति करने लग जाते हैं। इससे उसमें क्या होती है, विद्युत धारा का आसानी से क्या हो जाता है, चालन हो जाता है। ये आपको आयनिक ठोस में रखना है कि आयनिक ठोस दो प्रकार के गुण दर्शाना है कि ठोस अवस्था में तो कुचालक है, लेकिन गलित अवस्था में कैसे है, ये सुचालक यानी चालक है। धात्विक ठोस आप जानते हैं धातु सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक कंडक्टर होती है, मतलब वो उसके अंदर बहुत अच्छी आराम से होती है, विद्युत धारा का बहुत आसानी से प्रभाव हो जाता है। कॉपर का तार, एल्यूमिनियम का तार बहुत आसानी से होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है। मतलब धात्विक ठोस के होते हैं सुचालक होते हैं। जबकि सहसंयोजक ठोस अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मोस्टली सहसंयोजक ठोस होते हैं वो कुचालक होते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एक ठोस ऐसा होता है जो अपवाद स्वरूप कैसा सहसंयोजक ठोस ऐसा होता है जो कि अपवाद स्वरूप कैसा होता है, सुचालक होता है, जिसको आप सभी जानते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस होते हुए भी क्या होता है, वो सुचालक होता है। इसका रीजन आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि भाई ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है, तो मतलब प्रत्येक कार्बन या एक कार्बन के पास क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और वही मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उसके अंदर क्या होती है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। गुणों के बाद आगे बात करते हैं हम तो इनके एग्जाम्पल्स की। लेकिन एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूं कि जो आणविक ठोस है वो अगेन 3 भागों में डिवाइडेड है, मतलब उसको 3 प्रकार होते हैं। इसमें आणविक ठोस होते हैं, कौन कौन से ठोस होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित या H बॉन्डेड आणविक ठोस। क्या होते हैं, इसका मतलब समझते हैं, ध्यान देना। ऐसे आणविक ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, मतलब पोलैरिटी पाई जाती है उसके अंदर, एक हिस्सा पॉजिटिव होता है तो एक हिस्सा नेगेटिव होता है। तो ऐसे आणविक ठोस क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस। ऐसे आणविक ठोस जिनमें अवयवी कण कैसे होते हैं, अध्रुवीय, मतलब उनके अंदर ना पॉजिटिव हिस्सा होता है ना नेगेटिव हिस्सा होता है, क्या कहलाते हैं, वो हमारे अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। अगला बात करते हैं कि भाई जो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है, मतलब क्या है कि ऐसे आणविक ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, नाम से पता चलता है हाइड्रोजन बंधित, मतलब हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, ऐसे आणविक ठोस क्या कहलाते हैं, हमारे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ध्रुवीय जो आपका आणविक ठोस के एग्जांपल है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड और ठोस अमोनिया आदि। और ध्रुवीय ठोसों के जो एग्जांपल है ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। हाइड्रोजन बंधित की बात करते हैं तो यहां पर एग्जांपल्स आएगा आपके बर्फ, H2O, एथेनॉल जो कि ठोस होना चाहिए, और एथेनॉल भी, या फिर आप एथिल अल्कोहल बोल सकते हैं आदि। आयनिक ठोस के एग्जांपल्स की बात करते हैं आगे तो NaCl, KCl आदि, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। धात्विक ठोस समस्त धातु इसके अंदर आ सकती है, लेकिन हमने यहाँ कुछ लिख दिए, कॉपर, आयरन, सिल्वर आदि। आगे बात करते हैं सहसंयोजक ठोस। यहाँ पर आपको एग्जांपल्स याद रखने होंगे, क्यों, इसका रीजन मैंने आपको बताया है भी, फिर आपको बता रहा हूं, सुन लेना कि यहाँ पर सहसंयोजक ठोस के अंदर सभी आएंगे, हीरा आएगा, सिलिकॉन कार्बाइड आएगा, क्वार्ट्ज आएगा और ग्रेफाइट भी आएगा। लेकिन आपको याद क्या रखना है, हमारा जो ग्रेफाइट है वो क्या है भाई, अपवाद है। क्यों है, क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो एक सहसंयोजक ठोस तो है, लेकिन वो विशेषता कैसी रखता है, चालकता के अंदर कुचालक होता है। कैसा होता है, कुचालक। तो यहाँ पर हमारे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार खत्म होते हैं, और जितने भी यहाँ पे ठोस के प्रकार हमारे बुक के अंदर थे वो सारे क्रिस्टलीय। आपको बता देता हूँ, जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार हमने पढ़ा अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर 2 प्रकार पढ़े, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। फिर मैंने अगला प्रकार पढ़ाया आपको क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, या फिर इसको दूसरे नाम से जान सकता है अंतराणु बलों के आधार पर ठोसों के प्रकार। कुछ बुक में इस टॉपिक से भी लिखा जा सकता है, लेकिन मोस्टली इसको क्या माना जाता है, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। अब क्रिस्टलीय ठोस जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक। इनका हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं।